नाज़रीन आदाब, ये थी 5 मिनट में 25 खबरें। अब खबरों को तफसील से जानेंगे। बड़ी खबर मुंबई से, जहां के शिवाजी पार्क मैदान में बहुजन वंचित अघाड़ी का ओबीसी की हिमायत में बड़ा इजलास मुनक्किद किया गया है। इस दौरान प्रकाश अंबेडकर हुकूमत से किसान, माहीगीर और भंडारी समाज से जुड़े लोगों के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा करेंगे। इसके अलावा ओबीसी समाज को 52% रिजर्वेशन देने के लिए आईन में तरमीम का मुतालबा भी यहां किया जाएगा। उधर एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए इस इजलास को काफी अहम माना जा रहा है। नाज़रीन, चलिए वहां का ताजा हालात जानने के लिए क्या कुछ वहां पर हो रहा है, कैसे लीडर वहां पर मौजूद हैं, हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी सर्वेश तिवारी। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा इजलास, बड़ा सम्मेलन, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल हिना जी, सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी सरकार के खिलाफ खास करके किस तरह से तमाम जो तीसरी आघाड़ी जो महाराष्ट्र में खड़ी हुई है, ये वंचित बहुजन आघाड़ी की तस्वीर है, जो मुंबई के शिवाजी पार्क में इस समय बड़े पैमाने पे तमाम कार्यकर्ता सिर्फ मुंबई से नहीं बल्कि महाराष्ट्र भर के अलग अलग गांवों से आए हुए हैं। और यहाँ पर ये सामने दूसरी तस्वीर जो आप स्टेज की देख रहे हैं, इसी स्टेज पर प्रकाश आंबेडकर जो भारी बहुजन महासंघ के नेता है वो अपनी स्पीच देंगे। जो इनकी डिमांड है केंद्र सरकार से कि 52% आरक्षण ओबीसी के तहत दिया जाए। उसके अलावा जो मुंबई के भूमिपुत्र हैं अलग अलग समाज के, चाहे कोली समाज के, चाहे भंडारी समाज के, चाहे अन्य समाज के हों, उनकी जो संपत्ति है उनके नाम पर दिए जाए, उन्हें उनमें कर न वसूला जाए। इसके अलावा असदुद्दीन जो ओवैसी बैरिस्टर है, जो एमआईएम के जो चीफ नेता हैं, वो भी मुंबई पहुंच चुके हैं और 6 बजे के करीब यहाँ पर इसी स्टेज से आगाज करेंगे कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी की जो तमाम मांगे हैं, जिस तरह से इन्हें नजरअंदाज किया जाता है, जिस तरह से तमाम नेता कहते हैं, उन सभी मांगों का जो पूरा ब्यौरा होगा आज इस स्टेज से तमाम जिनके कार्यकर्ता हैं, तमाम जिनके समर्थक हैं, उनके सामने पेश किया जाएगा। जी ना जी सर्वेश, जिस तरह से हम बैनर जो है वो देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है सत्ता परिवर्तन, ये खुद बहुत मायने खेज है तमाम हुकूमतों को समझाने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल हिना जी, जिस तरह से अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सामने तस्वीर दिखाया जाए, वंचित बहुजन आघाड़ी ओबीसी के समर्थन में सत्ता परिवर्तन। ये सत्ता परिवर्तन महज सिर्फ बीजेपी शिवसेना खिलाफ ही नहीं बल्कि इनका एक आक्रोश बैकडोर में अगर देखें तो महाराष्ट्र की जो एनसीपी कांग्रेस है उसके खिलाफ भी है, क्योंकि अभी तक उनके साथ इनका कोई भी समझौता नहीं हो पाया है। सीटों के बंटवारों को लेकर या उनके साथ जाने को लेकर, ओवैसी को साथ लेने को लेकर कांग्रेस एनसीपी खासा नाराज है और उम्मीद अब तक ये जताई जा रही है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो इनकी गठबंधन है, भारी बहुजन महासंघ के जो प्रकाश आंबेडकर हैं, उनका बिल्कुल भी गठबंधन नहीं होगा। और ये भी आकलन लगाया जा रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण के नजरिए से कि आज हो सकता है कि इसी मन से प्रकाश आंबेडकर ये भी ऐलान करें कि किसी भी स्थिति में वो कांग्रेस या एनसीपी के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, दोनों चुनावों के दौरान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी ना जी सर्वेश, एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन, दूसरी तरफ कांग्रेस भी कुछ न कुछ तैयारियों में है और एनसीपी भी हमें लगातार सियासत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए आज का जो ये इजलास है, आज का जो ये सम्मेलन काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल हिना जी, ये हमारे कहने की अपेक्षा जो तस्वीरें सामने आपको दिखाई दे रही हैं, ये वंचित बहुजन आघाड़ी की तमाम जो कार्यकर्ता दूर दराज से आए हुए हैं महाराष्ट्र के अलग अलग से, ये भीड़ एक तरह से अपने आप में जवाब है कि किस तरह से अगर लोकसभा और चाहे विधानसभा चुनाव में अगर इसी तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी अलग चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं जितनी भी ताकतवर पार्टियां हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनके मतों का जो बंटवारा होगा वो जरूर होगा। क्योंकि अब यही मतदान था, पहले इनके समर्थन में आते थे, लेकिन अब जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 16% जो आरक्षण दिया, उसके बाद जो रस्साकशी शुरू हुई, वो रस्साकशी यहाँ तक आ बनी। कांग्रेस से गठबंधन की बात शुरू हुई थी लेकिन वो बात
पूरी नहीं हो पाई। तो कुल मिला जुला कर जो राजनीतिक गणित है वो अब गणित पूरी तरह से ये तीसरी आघाड़ी के रूप में महाराष्ट्र राज्य में खड़ा हो चुका है। अब ये देखना होगा कि जो इनके वोट हैं वो किन पार्टियों के नेताओं के वोट खाते हैं, या बीजेपी के काटते हैं, शिवसेना के काटते हैं, कांग्रेस के काटते हैं, या एनसीपी काटते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर जिस किसी की भी पार्टी के वोट काटेंगे उस पार्टी को भारी नुकसान महाराष्ट्र में उठाना पड़ सकता है। जी ना जी सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर डिटेल जानकारी के लिए। तो नाजरीन, ये है हमारे साथी सर्वेश जो कि लगातार इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जंगी पैमाने पर रैलियां भी शुरू हो चुकी हैं। आज पीएम मोदी ने पार्लिमानी इंतखाब 2019 के पेश नजर राजस्थान के टोंक में अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि हुर्रियत के लीडरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां की जाती रहेंगी। दहशतगर्दी का खात्मा कैसे किया जाए हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज आतंक के विरुद्ध पूरी दुनिया में एक व्यापक मत बन चुका है। आतंक के गुनहगारों को सजा देने के लिए हर मोर्चे पर मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये संकल्प सिर्फ मोदी का नहीं है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। भाइयों और बहनों, पुलवामा हमले के बाद आपने भी देखा है कि कैसे एक एक करके पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है। हमारी सरकार के फैसलों की वजह से वहां हड़कंप मचा हुआ है। देश में रहते हुए अलगाववाद को हवा दे रहे लोगों पर भी कार्रवाई सख्त हुई है और सख्त होती रहेगी। साथियों, अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। ये दर्द सरकार चुपचाप नहीं, ये दर्द सह करके हम चुपचाप नहीं बैठते। हम आतंक को कुचलना भी जानते हैं। ये नई रीति और नई नीति वाला भारत है। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी दिल्ली में जवाहरलाल स्टेडियम में तलबा से खिताब किया। राहुल ने तलबा के सवालों के जवाब दिए। राहुल ने मोदी हुकूमत पर भी निशाना साधा और कहा कि मोदी हुकूमत ने तालीमी बजट में कमी की है। मोदी हुकूमत ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, सिर्फ सनतकारों का ही कर्ज माफ किया। Massive bank loans of 15 of the richest people in the country being forgiven. But when farmers ask for forgiveness of the bank loans, the government says, no way. Students, of course, you don't ask. I don't know why you don't ask. Look at the port infrastructure. One company owns it. So there is a concentration of wealth taking place in India. And privatization is basically designed to help those 15, 20, 30 people. And the idea is very simple. The state should not pay for your education. You should pay for your education. And the money you pay for your education should go to those 15, 20 people. And we are fundamentally against that. We're absolutely 100% certain that the state must pay for large parts of your education. The state must support your education, and much more money should be going into the education budget than is going into it today.
हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, अमन और इत्तेहाद का गहवारा रहा है, लेकिन दहशतगर्द तंजीमें हिंदुस्तान के इस इत्तेहाद को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। बेंगलुरु में इदारा फैजुल इस्लाम के तहत मुनक्किदा एहतजाजी रैली में उलमाए कराम ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में एहतजाजी जुलूस निकाला गया। पुलवामा में शहीद फौजी जवानों को ताज़ियत पेश करते हुए फौजी जवानों के अहल खाना के साथ यहां इजहारे हमदर्दी भी किया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ा अजीम मुल्क है, जिस मुल्क के अंदर सैकड़ों मज़ाहिब के लोग, अलग अलग फ़िक्र के, अलग अलग मकतब के, अलग अलग कल्चर के लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत, अमन और अमान और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले भी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब भी हैं, रहेंगे हमेशा के लिए। ये हम सबका रिश्ता आपस में जुड़ा हुआ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ईमान मोहब्बत, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ और ईमान की अलामत निशानी है। इसी जज्बे के तहत आज जो हमारे 40 जवान वहाँ पर शहीद हुए हैं, हम उनके लिए ये पैगाम देना चाहते हैं, खुद उनके लिए, कि उनका खून रायगा नहीं जाएगा, और उनके अहले खाना को हम ये पैगाम देंगे कि हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। उसके बाद दहशत गर्दों के आज का जो हमारा ये जुलूस है, आपने देखा कि हर कौम मिल्लत का फ़र्द इसमें शामिल था। हम इदारा फैजुल इस्लाम ही नहीं है, सारे शांतिनगर कॉन्स्टिट्यूशन के सारे मस्जिदों के सब मिल के इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। हर हमेशा हम मजलूम के साथ रहे हैं, एक साथ रहे हैं, दुश्मन के और दहशतगर्द के ख़िलाफ़ हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि तुम जितना भी दहशतगर्द फैलाओ और जो भी बांटना चाहे, मगर हम लोग बटेंगे नहीं, कभी साथ में रहेंगे, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। देखिए, जो दहशतगर्दी दुनिया में उरूज पे है, जब हम देख रहे हैं कि एक मुल्क के जहाँ के जो दहशतगर्द तंजीमें उनको कंडेम कर रहे हैं, बताना चाहिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है कि ये दहशतगर्दों को पैसा जो दे रहे हैं उसको बंद करें और अमन के लिए साथ काम करें। हमारा जवान लोग का जान गया है, वो हम लोग को बहुत दुख पहुंचा है, और हम युवा इधर जो खड़े हैं, इसको हम फाइट टेरर से नहीं करेंगे, मारपीट से नहीं करेंगे। हम जो है युवा इधर जो खड़े हैं, 2020 में इंडिया विल बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द मोस्ट नंबर ऑफ यूथ्स। ये कंट्री को हम नंबर 1 कंट्री बनाएंगे। वो तरीके से हम दिखाएंगे हमारा गुस्सा क्या है। हमारा गुस्सा जो है, हमारा जवानों का जान जो गया है, उसका बदला हम लेंगे कि हमारा कंट्री को नंबर 1 कंट्री बनाएंगे। बेंगलुरु में जारी एरो शो 2019 के दौरान आतिशबाजी हुई। गाड़ियों की पार्किंग एरिया में आग लग जाने की वजह से हादसा पेश आया। बताया जाता है कि छोटी बड़ी तकरीबन 100 गाड़ियों में ये आग लगी। धुएं के गहरे बादल आसमान में फैल गए। आग लगने की वजूहात का पता नहीं लग पाया है। एरो शो की रिहर्सल के दौरान भी 2 जेट तैयारे आपस में टकरा गए थे। मशहूर शटलर पीवी सिंधु ने आज जंगी तैयारा उड़ाया। बेंगलुरु एरो इंडिया शो के दौरान मुल्क में तैयार करदा तेजस तैयारे को सिंधु आज फिजा में ले गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने यह तैयारा तैयार किया है। आज एरो इंडिया शो के तहत विमेंस डे मनाया जा रहा है और सिंधु इस दौरान बेहद खुशगवार मूड में भी नजर आई। बैडमिंटन कोर्ट पर अपना जलवा दिखाने के बाद सिंधु नए अंदाज में नजर आई। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।